हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फर्स्ट हेनरी बेक्यूल ने महसूस किया था। ये हुआ तब था जब वो यूरेनियम सॉल्ट के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बाद में पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड रेडियम को उसमें से निकाला, जो कि हाईली रेडियो एक्टिव होता है। क्यूरीज ने इसके बाद भी बहुत सारी रिसर्च की इस सेक्टर में एंड 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। ये तो था सिर्फ न्यूक्लियर प्रोडक्ट के बारे में पता चलना। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज पता चली वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। लियो सिलार्ड, जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को डेवलप किया एंड बाद में इसका पेटेंट भी कराया। लेटर ऑन उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कन्विंस किया एंड अमेरिका के साथ मिलके पहला एटम बॉम्ब, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत की। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में और भी कंट्रीज इन्वॉल्व थे, यूएस, यूके एंड कनाडा। इस प्रोडक्ट का फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था वो न्यू मैक्सिको के पास हुआ था एंड कोड नेम था ट्रिनिटी एंड ये 1945 जुलाई 16 को हुआ था। जो इनिशियल रिसर्च था उसमें टारगेट ये था कि दो बॉम्ब बनाना, एक यूरेनियम बॉम्ब एंड दूसरा प्लूटोनियम बॉम्ब। पहली बार एटम बम का यूज वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में 8 मई 1945 तक जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट उस समय तक चल ही रहा था। लेटर ऑन जब जापान को सरेंडर करने के लिए बोला गया तो उसी दौरान में 6 अगस्त 1945 को एलाई कंट्रीज के कंसेंट से जापान की दो बड़ी सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था वो यूरेनियम बेस्ड वेपन था एंड नागासाकी के ऊपर जो गिराया गया था वो प्लूटोनियम बेस्ड वेपन था। इसके कारण 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए एंड इस बॉम्ब को ड्रॉप करने के कारण इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। रेडिएशन सिकनेस एंड रिलेटेड कैंसर्स जैसी बहुत सारी बीमारी बाद में हुई इसकी वजह से। एक बार एक कंट्री ने एटम बम बना लिया तो दूसरी कंट्रीज ने भी रिसर्च चालू कर दी। 29 अगस्त 1949 को यूएसआर ने फर्स्ट टेस्ट किया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स से ही मिली। लेटर ऑन यूके ने भी रिसर्च चालू की। दरअसल इशू ये हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पार्टनर बनाया गया था, यूएस ने वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी एंड यूके अपने पावर को मैनेज करने के लिए उसने अपना खुद का प्रोजेक्ट चालू किया एंड 3 अक्टूबर 1952 को उसने रिसर्च के थ्रू टेस्ट किया एंड थर्ड कंट्री बना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेटर ऑन हाइड्रोजन वेपन का भी रिसर्च हुआ एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स को बनाया गया। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल और भी चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए किया जा सकता है। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट की गई थी अमेरिका में, ये हुआ था 1948 में। लेटर ऑन सोवियत यूनियन में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था 1954 में। उसके बाद फर्स्ट फुल स्केल पावर स्टेशन यूके में 1956 में बनाया गया था। इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर होने के बाद एक न्यूक्लियर रेस ही चालू हो गई, जिसमें 1960 में फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। लेटर 1974 में इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। 1998 में पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको विड्रॉ कर ली। 2005 में उन्होंने क्लेम किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं एंड फिर 2006 में उन्होंने भी टेस्ट किया। कहा यह भी जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, बट इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया,
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, उसके बाद रशिया के पास है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में लगभग 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड कंट्रीज जिनके पास ये वेपन है ये कंटिन्यूअसली इसको बना रहे हैं क्योंकि ये वेल फंडेड है एंड इनके लॉन्ग टर्म प्लान भी है इनको मॉडर्नाइज करने। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करने के लिए बहुत सारा तरीका यूज किया जा सकता है। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिराया गया था तो प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को जब वो ले जा रहे थे तो इंस्ट्रक्शन था कि अगर इमरजेंसी होती है तो कोशिश करना है लैंड पे क्रैश कराने के लिए, वाटर में नहीं, ताकि वाटर को वो कंटेमिनेट ना कर पाए। यूएस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम का भी यूज कर सकता है। इसके थ्रू जो आपका बेस कैंप है उससे सैटेलाइट के थ्रू आप लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन उसके बाद बटन प्रेस करके टारगेट को हिट कर सकते हैं। एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि लोकेशन को सही तरीके से पता करके एयर से ही स्ट्राइक किया जाए। ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एक और सिस्टम है, वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके थ्रू आप अपने पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। पूरा एरिया रेडार्स के थ्रू कवर्ड रहता है एंड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। उसके बाद वो उसकी लोकेशन पता करता है एंड देन वो शूट करता है। लेटर ऑन क्योंकि वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकली ट्रैकिंग कर सकता है तो वो अपना डायरेक्शंस भी चेंज कर सकता है। इन सिस्टम में एडिशनल शूट की भी कभी कभार अपॉर्चुनिटी रहती है। बड़े कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, फ्रांस, इजराइल, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना के पास ये है। डिफेंस सिस्टम की बात करें तो दो कंट्रीज का नाम बहुत ज्यादा आता है। पहला इजराइल, दूसरा रशिया। इजराइल का नाम इसलिए आता है क्योंकि पहले भी देखा जा चुका है कि बहुत सारे कंट्रीज ने उसके ऊपर अटैक किया है एंड उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन उसका डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, जैसे एरियल मिसाइल सिस्टम। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर बनाया है। इजराइल का एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर भी बहुत सही है। आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा। ये डिजाइन किया गया है शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल फायर जो की जाती हैं 4 से 70 किलोमीटर के बीच में। डेविड स्लिंग जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। इनकी रेंज 40 से 300 किलोमीटर तक हो। आयरन बीम भी इसी का पार्ट है। आयरन बीम एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हाई एनर्जी लेजर्स की मदद से 4 किलोमीटर के रेंज में प्रोटोटाइप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। रशिया का भी नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है। रशिया की एस सीरीज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। इंडिया भी वो रशिया से खरीद रहा है। इंडिया S-400 खरीद रहा है। और भी बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, जैसे कूलिंग बॉम्ब, जो अज्यूम किया जा रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट को कम कर सकता है। एक और प्रॉब्लम न्यूक्लियर रिसोर्स के साथ है कि उसका वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। रीजन ये होता है कि ये नेचर को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूनाइटेड नेशंस के ओल्डेस्ट गोल्स में से एक है। जनरल असेंबली के रिजोल्यूशंस के मुताबिक इसे समझा जा सकता है। 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी मनाया जाता है। इसमें कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है, जैसे फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है वो बनाया गया। इनमें मोस्टली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे, कंट्रीज जैसे ब्राजील और वेनेजुएला। टोटल 33 कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद साउथ पैसिफिक में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें 13 कंट्रीज थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेटर ऑन बैंकॉक ट्रीटी जिसमें कंट्रीज जैसे फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार ऐसे कंट्रीज थे। चौथी ट्रीटी
जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साइन की गई, जिसमें 40 कंट्रीज थे। यूनाइटेड नेशंस का एम ये है कि कंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करे, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी को साइन करे या न्यूक्लियर बैन ट्रीटी को साइन करे, ताकि कोई टेस्ट भी फर्दर ना हो और कोई वेपन्स का यूज भी ना हो। एक रेजोल्यूशन है 17258 जो कि जनरल असेंबली में 2017 में लाया गया था, जिसको 122 कंट्री ने फेवर में वोट किया। ये प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स को रखने के। इंडिया ने भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है। इंडिया ने 1998 में अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी थी, वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया के पास भी इंटरसेप्टर्स हैं और डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन।